हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज हम एमपी एडीपीओ के एक विषय की चर्चा करेंगे जिसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये वीडियो हमारे एमपी एडीपीओ के वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक भाग है जिसमें हम एमपी एडीपीओ के 28 विषयों की बारी बारी कर चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो इस एक्ट का नाम है दहेज प्रतिषेध। धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका नाम है, संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसकी ये जो प्रारंभ हुआ था ये 1 जुलाई 1961 को हुआ था, मतलब कि जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जुलाई 1961 है। एमपी एडीपीओ का जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मतलब जो प्रीवियस उनके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उनमें हम देखें तो हमें 3 से 4 क्वेश्चन हमें एक्ट से देखने को मिलते हैं जिनमें कि इन्फोर्समेंट डेट पूछी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए 1 जुलाई 1961। राष्ट्रपति की अनुमति 1 मई 1961 को अभिप्राप्त हुई थी। अब आती है बात धारा 2 की। तो धारा 2 में बताया गया दहेज की परिभाषा। तो दहेज की परिभाषा में क्या शामिल है? तो ये कहता है कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। फिर ये कहता है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात किसी समय दी गई थी। अब बात आती है मूल्यवान प्रतिभूति वही होगी जो आईपीसी की धारा 30 में बताई गई है, मतलब कि कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसा वस्तु या कोई ऐसा दस्तावेज जो मूल्यवान प्रतिभूति है, मतलब कोई विधिक अधिकार दायित्व निर्वापित करता हो, वो मूल्यवान प्रतिभूति होगी, बताई गई है। फिर इसके बाद क्या शामिल नहीं है? तो भाई दहेज में महर शामिल नहीं है। दहेज में महर शामिल नहीं है। फिर आता है धारा 3। धारा 3 ने बताया कि दहेज लेने या देने के लिए शास्ति। तो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दहेज या लेता है तो उसके ऊपर न्यायालय के द्वारा शास्ति, विधि द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाएगी। कितनी है? तो कहता है 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। फिर ये कहता है कि यदि न्यायालय को ऐसा लगता है या न्यायालय के सामने कोई ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई ऐसे विशेष या पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे कि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अभियुक्त को 5 वर्ष से कम की सज़ा दिया जाना सही है, न्याय उचित होगा, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष से कम का कारावास अधिरोपित करेगा। जब वो करेगा तो अपने निर्णय में ऐसे कारणों को क्या करेगा? लेखबद्ध करेगा। फिर आता है जुर्माना। तो 15,000 रुपये या दहेज के मूल्य जो दिया गया था उसकी रकम के बराबर हो सकेगा। फिर ये कहता है नोट, मतलब आवश्यक बात ये है, नोट देने लायक है कि दहेज के लिए विवाह के समय बनाई गई सूची क्या है? अज्ञापक होगी। मतलब जो विवाह के समय जो दहेज दिया गया था उसकी जो सूची बनाई थी वह इसमें दी जाएगी। फिर आती है धारा 4। तो धारा 4 में बताया गया है दहेज मांगने के लिए शास्ति। मतलब यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उसके ऊपर विधि द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाएगी। फिर ये कहता है कि भैया पनिशमेंट कितना होगा? तो कहता है भैया दहेज के लिए पनिशमेंट कितना होगा? तो ये कहता है कि भैया 6 माह से कम का नहीं होगा दहेज मांगने के लिए, और जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा। फिर यही बात है, यदि 6 माह से कम का कारावास न्यायालय अधिरोपित करता है तब न्यायालय को ऐसे पर्याप्त और विशेष कारण दर्शित किए जाने पर न्यायालय का समाधान होता है कि हाँ भैया इसको 6 माह से कम कारावास दिया जाना चाहिए। तब न्यायालय ऐसे कारणों को अपने निर्णय में लेखबद्ध करेगा। लेखबद्ध करने के बाद उसे 6 माह से कम का कारावास देगा। साथ में कहा गया जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। फिर आता है धारा 4A। धारा 4 में बताया गया दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से, किसी भी रूप में हो, दहेज के विज्ञापन पर क्या है? पाबंदी लगाई गई है, प्रोहिबिट किया गया है। और यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, दहेज का विज्ञापन करता है या करते हुए पाया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति पर विधि जो है, ये एक्ट जो है 6 कारावास लगाएगा, जो कि 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा। सेम यही बात कही गई कि यदि ऐसा कारण दर्शित किए जाते हैं जिनमें न्यायालय 6 वर्ष से 6 माह से कम का कारावास देना उचित समझता है, तब न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों को अपने निर्णय में लेखबद्ध करते हुए
उसे 6 माह से कम का कारावास अधिरोपित करेगा। साथ ही में कहा गया है कि जुर्माना, तो जुर्माना 15,000 रुपये तक का हो सकेगा। फिर आता है धारा 5। धारा 5 में बताया गया है कि दहेज लेने देने का करार क्या होगा, शून्य होगा। क्या है, कोई भी क्यों होगा कि धारा 23 कहती है कि कोई ऐसा करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है, विधि द्वारा विधि की प्रक्रिया को वो विफल करता हो, विधि द्वारा निषिद्ध हो, लोक नीति के आधार पर हो, तो ऐसा करार क्या होगा, शून्य माना जाएगा। फिर आता है धारा 6। धारा 6 में कहा गया दहेज की पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। ये कहता है कि जो दहेज दिया जाएगा वह दहेज उसकी पत्नी और उसके वारिसों के, उसके संतान के फायदे के लिए होगा, और वे व्यक्ति मतलब वर पक्ष ऐसे दहेज को न्यासी के रूप में धारण करेगा। और ऐसा दहेज यदि विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया तो उसे 3 माह के भीतर उसे अंतरित करना होगा। यदि दहेज विवाह के पश्चात या विवाह के समय दिया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर उसे अंतरित करना होगा। यदि दहेज उस समय दिया गया था जब स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की थी, तो जैसे ही वो 18 वर्ष की अधिक आयु प्राप्त करेगी उसे 3 माह के भीतर उस दहेज को उसे अंतरित करना होगा, उस स्त्री को अंतरित करना होगा। फिर ये कहता है कि दहेज को उस स्त्री के न्यासी फायदे के लिए न्यासी के रूप में धारण करेगा। फिर ये कहता है कि भैया जहाँ उस संपत्ति, फिर ये कहता है कि यदि वो व्यक्ति न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन करने में असमर्थ था, मतलब न्यायालय ने उसको कोई समय डिसाइड किया था, ये कहता है कि परंतु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहां ऐसी संपत्ति यदि उसकी संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित हो जाएगी। अब यदि उसकी संतान है और ऐसी संतान को क्या हो जाएगी, अंतरित हो जाएगी, और तब तक कि जब तक कि संपत्ति का अंतरण नहीं हो जाता है उस संपत्ति को न्यासी के रूप में धारण करेगा। फिर ये भी कहा गया है कि उस व्यक्ति पर पनिशमेंट लगाया गया है कि भैया कितना कारावास देना होगा उसे, 6 माह से कम का नहीं होगा। कब भैया, जब वो संपत्ति उस स्त्री को अंतरित नहीं करता, तब ऐसे व्यक्ति पर कारावास के प्रावधान किए गए हैं। जो ऐसा कारावास 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माना जो होगा वो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। साथ में ये बात भी कही गई है कि यदि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय ने कोई समय दिया था कि आपको इतने समय के भीतर ये संपत्ति स्त्री को वापस करनी है या उसके संतान को अंतरित करनी है, अब ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति को जो दहेज दिया गया था उस दहेज को अंतरित करने में क्या रहता है, असफल रहता है। वो उस दहेज को अंतरित नहीं करता है। क्या करता, नहीं करता है। जो समय न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, विनिर्दिष्ट समय में उस दहेज को अनुपालन, उस आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तब न्यायालय क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना अधिरोपित करेगा। वो कहेगा कि भैया जो दहेज, जो आपको हम वस्तु वापस करने के बारे में कह रहे हैं, उस रकम को अब क्या कर दो, हमें वापस कर दो। उस रकम के वसूल क्या बराबर क्या रखेगा, उससे वसूल करेगा, और ऐसा माना जाएगा जैसे कि न्यायालय क्या है, जुर्माना वसूल कर रहा है। फिर ये कहता है कि जहाँ वो संपत्ति के हकदार कोई स्त्री उससे प्राप्त करने के पूर्व मर जाती है तो स्त्री को तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति के दावा करने के हकदार होंगे। मतलब यदि दावा करने से पूर्व स्त्री मर जाती है, अंतरित करने से पहले मर जाती है, तो उस संपत्ति के अधीन जो दावा करने वाले व्यक्ति थे, मतलब उसकी संतान या उसके वारिस या उसका कोई विधिक प्रतिनिधि, तो ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने के क्या होंगे, हकदार होंगे। ये धारा 6 में बात कही गई है। अब बात आती है धारा 7 की। तो धारा 7 में कहा गया अपराधों का संज्ञान। तो कौन करेगा अपराधों का संज्ञान, तो महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा किया जाएगा। कैसे करेगा, तो ये कहता है कि भैया प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब FIR पर करेगा, साथ ही में परिवाद पर मतलब CRPC की धारा 200 + 2D पर। फिर इसके बाद कहता है स्व प्रेरणा से मतलब सु मोटो भी उसके ऊपर क्या कर सकता है, संज्ञान कर सकता है। स्पष्टीकरण के अनुसार मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से अभिप्रेत ऐसे समाज कल्याण संस्था या संगठन है जिसे इस निमित्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी। फिर ये कहता है कि CRPC के जो चैप्टर 36 है, उस चैप्टर 36 की कोई भी बात जो है इस अपराध को मतलब इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। फिर अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी
नहीं बनाएगा। मतलब यदि कोई वो कथन कहता है तो ऐसा कथन इस मामले से संबंधित ही रहेगा जिस मामले में वो कथन करने वो विक्टिम आ रहा था। किसी अन्य मामला जो उसके अगेंस्ट चल रहा है या संसित किया जा सकता है, उसमें ऐसा कथन रिलेवेंट नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा। सिर्फ इसी विधिक कार्रवाई में ऐसे कथन सुसंगत माने जाएंगे। फिर आता है धारा 8। तो धारा 8 में कहा गया है कि अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानतीय और असमनीय होना। मतलब कि अपराध जो है इस धारा के अधीन वो संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे और असमनीय होंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता इस अधिनियम के उपबंधों में वैसे ही लागू होगी जैसे वो अपराध के अन्वेषण के संबंध में लागू होती है। मतलब जब संज्ञेय अपराध का जब अन्वेषण किया जाता है पुलिस के द्वारा सीआरपीसी के अधीन, वैसे ही जैसे आईपीसी या किसी अधिनियम के अधीन जब मामला दर्ज होता है और उस संज्ञेय मामले में जब पुलिस के द्वारा अन्वेषण किया जाता है, वैसा ही अन्वेषण के प्रयोजन इस एक्ट पे भी लागू होंगे। फिर ये कहता है निम्नलिखित से भिन्न प्रयोजन के विषयों के प्रयोजन के लिए उस संहिता की धारा मतलब सीआरपीसी की धारा 42 वेन विनिर्दिष्ट विषय किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी क्या होगी, संज्ञेय अपराध मानी जाएगी। कि कौन संज्ञेय अपराध होगा। फिर आता है इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती और असमनीय होगा। मतलब कि क्या होगा, जिसमें बेल नहीं होगी, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा। फिर आता है अपराधों इस कुछ मामलों में सबूत का भार। तो सेक्शन 8A में बताया गया है कि सबूत का भार किस पर होगा। तो ये कहता है कि जो धारा 3 और धारा 4 के अधीन जिसके ऊपर ये वर्णित किया गया है कि आपने धारा 3 या धारा 4 के अधीन वर्णित अपराध कारित किया है, तो साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि उसने धारा 3 और धारा 4 के अधीन जो कथित अपराध है वो कारित नहीं किया है। फिर आता है धारा 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी। कौन नियुक्त करेगा, तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा उतने जितने वो ठीक समझे। मतलब कितने होंगे दहेज प्रतिषेध अधिकारी, जितना वो ठीक समझे। फिर आता है ये कहता है कि उसे कोई शक्तियाँ दी जाएगी, कोई कृत्य दिए जाएंगे कि ये ड्यूटीज़ आपको परफॉर्म करनी है। तो ये उसके ऊपर ये कृत्य होगा कि वो देखे कि इस एक्ट के जो प्रोविज़न है उनका अनुपालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने की यथासंभव रोकेगा। मतलब कि ऐसे अपराधों को रोकेगा जिसमें किसी व्यक्ति किसी को दुष्प्रेरित करता हो कि वो दहेज ले। फिर आता है अपराध करने वाले व्यक्ति के अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करेगा। फिर आता है ऐसे अतिरिक्त कार्य जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए और ऐसे अतिरिक्त कार्य करेगा जैसा कि राज्य सरकार ने इस अधिनियम के अधीन उसे अधिरोपित किया हो। फिर आता है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस की ऐसी शक्तियाँ प्रदत्त कर सकती है। मतलब कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी जिसमें उसे पुलिस की कुछ ही शक्तियाँ क्या है दी जाएगी कि आप ये शक्तियाँ प्रयोग कर सकते हो। फिर आता है कि राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया जाएगा। मतलब उसकी सलाह के लिए कि अपने ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म कर सके, अपने निर्णय ले सके, इनके लिए उसे एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें समाज कल्याण संस्था के सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम उस बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी। फिर आता है धारा 9। धारा 9 में बताया गया है नियम बनाने की शक्ति। तो धारा 9 के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास होगी। कैसे बनाएगी, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बनाए जाएंगे। फिर आता है निम्नलिखित के उपबंध किए जाएंगे। तो वह प्रारूप जिसमें धारा 3 की उपधारा 2 में बहट की सूची, मतलब जब धारा 3 के अधीन जो दहेज की जो सूची बनाई जाएगी, जब वो दी जाएगी तो किस प्रारूप में होगी, क्या होगा, कि कौन कौन सी विशिष्टता उसमें लिखी जाएंगी, ये सारे प्रारूप केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। फिर इस अधिनियम बाबत नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय। मतलब इस अधिनियम के अधीन जो कार्रवाई का बेहतर समन्वय होगा वो केंद्र सरकार कैसे किया जाना है वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। फिर आता है कि जब केंद्र सरकार कोई अधिसूचना लाती है ना, कोई ऑर्डिनेंस के द्वारा कोई नियम बनाया गया है, तब जब सदन बैठेगा, जब उसका अधिवेशन पुनः होगा, तो ऐसे पुनः समावेदन के दिनांक से 30 दिन के भीतर क्या है ऐसा अध्यादेश क्या किया जाएगा, सदन के समक्ष रखा जाएगा। अब वो सदन फिर ये कहता है कि जब सदन ऐसे अनुमोदन के प्रति, मतलब जो
अधिसूचना आई थी उस अधिसूचना के प्रति अपनी सहमति दे देता है कि हाँ ऐसी अधिसूचना जारी की जानी चाहिए, तो उस अनुमोदन की तारीख से ऐसी अधिसूचना मान्य हो जाएगी। परंतु यदि सदन इस विकल्प विचार पे पहुंचते हैं या इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ऐसी अधिसूचना जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी ये अनुमोदित नहीं होनी चाहिए या इसका अनुमोदन होना चाहिए, तो ऐसे अनुमोदन के दिनांक से ऐसी अधिसूचना निष्प्रभावी हो जाएगी। परंतु ये कहता है कि ऐसे अनुमोदन से पूर्व यदि कोई कार्य किया गया था तो उसकी विधि मान्यता पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आता है भैया राज्य सरकार भी नियम बना सकेगी। तो धारा 10 में बताया गया कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो राज्य सरकार भी इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। पर केंद्र सरकार संपूर्ण अधिनियम पे कुछ नियम बना सकती है, पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास कुछ विषय होंगे। जैसे ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। किन के लिए? तो भैया दहेज प्रतिशत अधिकारी, क्योंकि दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति ही राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो उससे संबंधित कौन से कार्य उसको करने होंगे, क्या शक्तियाँ होंगी, ये राज्य सरकार निर्धारित करेगा, ना कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो दहेज प्रतिशत अधिकारी द्वारा धारा 2B की उपधारा 2 के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य जो है राज्य सरकार निर्धारित करेगी। फिर आता है कि वे परिसीमा और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिशत अधिकारी द्वारा उपधारा 3 के अधीन अपने कर्तव्यों का प्रयोग कर रहा है, मतलब किन परिसीमाओं के अधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का प्रयोग करेगा, ये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। फिर वही बात है जो इसमें केंद्र में भी कही गई थी, तब यदि राज्य सरकार यदि कोई नियम लाती है, कोई अधिसूचना लाती है, तो वो उसके विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। तो ये था हमारा दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को आसानी हो सके तैयारी करने में।